एक्सरसाइज 3 नहीं हुआ था सर, ये लास्ट टाइम जो आपने दिया था ना होमवर्क नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? वो रह गया सर। बहुत पहले मैंने होमवर्क दिया था यार, मतलब है ना 7-8 दिन हो गया है ये होमवर्क दिए हुए मेरे को, है ना। इतने टाइम में इतना होमवर्क तो पढ़ना ही पड़ेगा। अब तुम चाहते हो कि तुम्हारा 5-6 महीने में सिलेबस पूरा हो जाए और तुम होमवर्क करके ना लाओ और तुम बस हमसे ही एक्सपेक्टेशन रखो सारी कि बस हमारी तरफ से सिलेबस हो जाए, हम होमवर्क नहीं करेंगे, तो ऐसे करने से काम नहीं चलेगा। अगर सिलेबस फास्ट चल रहा है तो तुम्हें भी होमवर्क फास्ट फास्ट करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे कुछ ना कुछ। तो बिना एक्स्ट्रा एफर्ट लगाए काम नहीं होगा। हाँ सर। और कोई डाउट है किसी को? अगर कोई और भी डाउट रह गया है तो पूछ लो, अदरवाइज हम लोग आगे नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं फिर। नहीं है कोई डाउट? चलो फिर हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं आज, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर के अंदर क्या है कि एक तो पहली चीज बड़ा ही हमारा वो है, मतलब इम्पोर्टेंट टॉपिक इसको कंसीडर किया जा सकता है, क्योंकि इससे जेई मेंस में भी क्वेश्चन आते हैं काफी, और जेई एडवांस में भी इससे क्वेश्चन आते हैं। दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज ये है कि हमारे को इस क्या करना है। हाँ, इसमें भी सेम वही चीज है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी वही सेम चीज है। खैर वो तो हर फिजिकल केमिस्ट्री के हर चैप्टर में अप्लाई होती है। क्या कि जब तक हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, शीट सॉल्व नहीं करेंगे, तब तक हमें समझ नहीं आएगा कि क्या हो रहा है चैप्टर में। तो शीट तो सॉल्व हमें करनी ही करनी पड़ेगी। तो ठीक है, हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में स्टार्टिंग वाला पोर्शन थोड़ा थ्योरेटिकल है। थ्योरेटिकल का मतलब लिखने वाला पोर्शन ज्यादा है तो वो भी समझने वाला है, बट लिखने वाला थोड़ा पोर्शन ज्यादा है। तो स्टार्टिंग वाले कुछ 7-8 पेजेस में मैंने इमेज ऐड किया है, तो उसकी हेल्प से हम लोग समझेंगे, ताकि हमारा मेहनत भी कम लगे और हमारा टाइम भी सेव हो। ठीक है, तो देखो यहाँ पर लिखा है, मैं रीड करता जाता हूँ, किसी को कोई डाउट है तो पूछना। इसमें लिखा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स विद इंटर कन्वर्जन बिटवीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी। ठीक है, मतलब फिजिकल केमिस्ट्री का ऐसा ब्रांच है जिसमें हम केमिकल एनर्जी को या तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। तो इतना बात समझ आ गया, ये जो यहाँ पे लिखा था? हाँ सर। मतलब वही चीज है ना, जब हम लोग सेल से एनर्जी ले रहे हैं, है ना। सपोज करो हमारा ऐसा सेल है जो हम लोग है ना उसमें लगाते हैं, घड़ी में लगाते हैं ना, या फिर हमारे मोबाइल का जो बैटरी है ना, लिथियम बैटरी होता है आजकल। तो उसमें क्या होता है, जब हम लोग मोबाइल यूज कर रहे हैं तब क्या कर रहे हैं हम लोग, सेल के अंदर एक केमिकल रिएक्शन हो रही है। वो केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, जो हमारे मोबाइल को एनर्जी दे रहा है। बोलो। हाँ सर। जब हम लोग मोबाइल को चार्ज करते हैं, तब क्या होता है, हम हमारे बैटरी को कौन सा एनर्जी दे रहे हैं? इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम लोग हमारे मोबाइल को दे रहे हैं, और वो बैटरी के अंदर एज ए केमिकल एनर्जी स्टोर हो रहा, केमिकल एनर्जी की तरह स्टोर हो रहा है। ठीक है, तो मतलब जब हम मोबाइल हमारा डिस्चार्ज होता है, जब हम मोबाइल को यूज करते हैं, तब तो क्या होता है, उसका केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, और जब मोबाइल की चार्जिंग होती है तब इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग ऐसा ही देखेंगे, एक बार इलेक्ट्रिकल से केमिकल, एक बार केमिकल से इलेक्ट्रिक। आगे लिखा है मैंने क्या, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, सेल विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, इसमें केमिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। मतलब हम लोग सेल का यूज कर रहे हैं। दो तरह के होते हैं हमारे, गैल्वेनिक सेल या फिर इसको बोलते हैं वोल्टेइक सेल, और एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। देखो पूरा चैप्टर हमारे 3 पार्ट में चलेगा। चैप्टर का फर्स्ट पार्ट गैल्वेनिक सेल, चैप्टर का सेकंड पार्ट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, चैप्टर का थर्ड पार्ट कंडक्टेंस। 3 पार्ट में पूरा चैप्टर चलेगा। जब तीनों पार्ट खत्म हो जाएंगे हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। हम लोग टारगेट रख रहे हैं कितना कि 8, एक सेकंड रुको, मैं ना आइडिया लगा के बता देता हूँ ना। टारगेट कितना मैंने बोला, 8 लेक्चर। वैसे तो मेरे को लगता है 8 से भी कम लेक्चर में हमारा हो जाना चाहिए। हम लोग इसमें टारगेट है हमारा कितना, एक सेकंड रुको मैं देख के बताता हूँ। हाँ, 8-7-8 लेक्चर में हम लोग इसको खत्म करने का ट्राई करेंगे।
पूरा चैप्टर 3 पार्ट में चलेगा। एक तो है हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, मतलब सॉरी, एक तो गैल्वेनिक सेल वाला पार्ट होगा, दूसरा पार्ट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होगा, तीसरा पार्ट कंडक्टेंस होगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, देखो हमने बोला इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दो पार्ट के, दो तरह से होते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल मतलब हम लोग सेल का यूज कर रहे हैं, सेल को हम लोग डिस्चार्ज कर रहे हैं, मतलब केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। दो तरह के होते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक सेल या फिर इसको वोल्टेक सेल बोलते हैं, या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। गैल्वेनिक सेल के नीचे मैंने बॉक्स बना के क्या लिखा है, इन दिस सेल ए स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन जनरेट्स इलेक्ट्रिक करंट। मतलब वही है कि हमारे सेल में एक केमिकल रिएक्शन होगा जो हमारे को क्या देगा, एक करंट देगा, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी देगा। अच्छा, इसमें लिखा है स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन, तो सेल के अंदर जो रिएक्शन होती है वो स्पॉन्टेनियस ही होती है। ऐसा थोड़ी होता है हम जाके रिएक्शन को करवा रहे हैं या फिर एनर्जी दे रहे हैं, कुछ प्रेशर डाल रहे हैं, कुछ टेम्परेचर दे रहे हैं, कुछ ऐसा होता है क्या? बोलो। नहीं नहीं सर। सर। नहीं होता ना, तो हम बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं होता, इसलिए हम बोल रहे हैं स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शन होता है, ठीक है। अपने आप एक सेल रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन होता है जो हमारे को इलेक्ट्रिकल करंट देता है। ये प्रोसेस किसमें होता है, गैल्वेनिक सेल के अंदर होता है। गैल्वेनिक सेल के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं कि ये सारा काम किसमें होता है, गैल्वेनिक सेल में। स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन से एक इलेक्ट्रिकल करंट जनरेट होता है। अब देखो गैल्वेनिक सेल का हम लोग स्ट्रक्चर देखें, उसमें दो तीन पार्ट होते हैं। जो लेफ्ट साइड में होता है वो होता है ऑक्सीडेशन ऑफ सेल, जो राइट साइड में होता है वो होता है रिडक्शन ऑफ सेल, और जो बीच में होता है जो उन दोनों के कनेक्शन का काम करता है, उन दोनों के बीच में ब्रिज का काम करता है, उन दोनों को कनेक्ट करने का काम करता है, उसको क्या बोलते हैं, सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। तो हम लोग एक एक करके तीनों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन ऑफ सेल, व्हाट इज रिडक्शन ऑफ सेल एंड सॉल्ट ब्रिज क्या होता है हमारा, ठीक है। उसके क्या क्या यूजेस है, हम लोग कैसे कैसे सॉल्ट ब्रिज को हम लोग काम में ले सकते हैं, कैसे कैसे सॉल्ट ब्रिज का फंक्शनैलिटी क्या क्या होता है, ये सब चीजें हम लोग पढ़ेंगे। तो एक एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं। हम लोग पहले गैल्वेनिक सेल के बारे में पढ़ेंगे, देन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, देन कंडक्टेंस, फिर चैप्टर खत्म, ठीक है। अब हमारा आ रहा है ऑक्सीडेशन ऑफ सेल। देखो पहले इसका नाम दिया गया था ऑक्सीडेशन ऑफ सेल, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये पूरा सेल नहीं है, आधा सेल है, इसलिए इसको हाफ सेल बोला। पूरा सेल कब होता है, जब ऑक्सीडेशन ऑफ सेल और रिडक्शन ऑफ सेल मिल जाएंगे तब पूरा सेल बनेगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग में हम लोगों ने इसको क्या बोला था, ऑक्सीडेशन ऑफ सेल, ठीक है। बट बाद में टाइम के साथ उसका नाम चेंज करके क्या रख दिया, एनोड। अब देखो होता क्या है, एक मैंने डायग्राम बना रखा है, दिख रहा होगा सभी को। अच्छा, ऑक्सीडेशन ऑफ सेल में नाम से ही पता चल रहा है इसके अंदर क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन ऑफ सेल में नाम से ही पता चल रहा है इसके अंदर ऑक्सीडेशन होगा। तो हमारे पास देखो एक सॉल्यूशन है, एक मैंने कंटेनर लिया, उसमें सॉल्यूशन फिल किया, किसका सॉल्यूशन फिल किया, Zn2+। जिंक 2+ का एक्वस सॉल्यूशन फिल किया, मतलब जिंक का कोई सॉल्ट लिया जिसमें जिंक 2+ आयन की फॉर्म में हो, ठीक है। और उसके अंदर एक रॉड डिप करी, रॉड कौन सी डिप करी, जिंक की रॉड डिप करी, ठीक है। और ऊपर से इसको वायर से कनेक्ट कर दिया है। अब वायर को आगे से खाली छोड़ दिया है, ये वायर फ्यूचर में आगे किससे कनेक्ट होगा, रिडक्शन ऑफ सेल से। हाँ सर। अब देखो क्या हो रहा होगा, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। तो ऑक्सीडेशन कैसे होगा, ऑक्सीडेशन कैसे होगा कि जो जिंक रॉड से क्या होंगे, जिंक रॉड से जो जिंक एटम होंगे वो सॉल्यूशन में जाते जाएंगे जिंक 2+ की फॉर्म में। जिंक रॉड से जिंक एटम निकल जाएंगे सॉल्यूशन में जिंक 2+ की फॉर्म में, मतलब उनका क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। तो वो अपने इलेक्ट्रॉन कहाँ छोड़ के गए हैं, रॉड पे। रॉड पे छोड़ के गए, वो अपने इलेक्ट्रॉन रॉड पे छोड़ के जाते हैं और जिंक 2+ की फॉर्म में सॉल्यूशन में चले जाते हैं। तो रॉड इलेक्ट्रॉन रिच हो गया है, ठीक है। मतलब रॉड एक तरह से सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन का काम करेगा, इसलिए तो यहाँ पे लिखा है देखो कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकल रहे हैं, रॉड से निकल रहे हैं बाहर की तरफ। इलेक्ट्रॉन क्या रॉड जो मेरा है वो इलेक्ट्रॉन रिच हो गया है, वो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की तरह काम कर रहा है, और रॉड से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, ठीक है। मतलब यहाँ से देखो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं। बट देखो अभी हाफ सेल है, क्या इलेक्ट्रॉन ऐसा तो होगा नहीं इलेक्ट्रॉन तार से बाहर निकल के नीचे गिर जाएंगे, ऐसा ऐसा होगा क्या, ऐसा तो नहीं होगा क्योंकि तो अभी तो हाफ सेल है।
हाँ सर, नहीं होगा। नहीं होगा ना, मतलब अभी भी इलेक्ट्रॉन बस रॉड से बाहर निकल सकते हैं, बट उनके पास कोई रास्ता नहीं है बाहर निकलने का, क्योंकि ये हाफ सेल है। तो हमारे जो इलेक्ट्रॉन है वो रॉड पे ही चिपके रहेंगे, बैठे रहेंगे। तो एक टाइम ऐसा आएगा, वो टाइम कब आएगा, वो टाइम आ जाएगा मैक्सिमम 1 माइक्रो सेकंड, माइक्रो भी नहीं, 1 नैनो सेकंड बाद ऐसा होगा, 1 नैनो सेकंड बाद, कि जो जिंक से जिंक 2+ वाले इलेक्ट्रॉन है वो निकलना बंद हो जाएंगे, जिंक से जिंक 2+ आयन निकलना बंद हो जाएंगे, मतलब जिंक रॉड से जिंक 2+ आयन निकलना बंद हो जाएगा 1 नैनो सेकंड बाद ही। क्यों बंद हो गया? क्योंकि देखो हुआ क्या है कि जो जिंक 2+ है वो निकलता है तो वहां पर एक इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाता है, बट जैसे ही वहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी, क्या होगा, जिंक 2+ नीचे नहीं जा पाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जिंक 2+ कैटायन को अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ। बोलो। हाँ सर। तो हम बोलेंगे थोड़े ही टाइम बाद एक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाएगा, थोड़ा टाइम मतलब 1 नैनो सेकंड बाद ही एक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाएगा। तो हम बोलेंगे इस, देखो ऑक्सीडेशन हाफ सेल में क्या होता है, ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, मतलब जिंक सॉलिड होगा, वो जिंक 2+ एक्वस और 2 इलेक्ट्रॉन में जाएगा, मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, इसलिए ऑक्सीडेशन बोल रहे हैं। तो जो ये वाला इक्विलिब्रियम है ना, ये बहुत ही कम टाइम, मतलब 1 माइक्रो सेकंड या 1 नैनो सेकंड बाद ही स्टैब्लिश हो जाएगा, मतलब थोड़े से 2-3 आयन नीचे जाएंगे, फिर उसके बाद जाना बंद कर देंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि ये हाफ सेल है, तो हाफ सेल में कभी करंट का फ्लो नहीं होता, ये बात तुम्हें पता है, हाफ सेल में कभी करंट का फ्लो नहीं होता। हाँ हाँ सर। सर। तो वही चीज मैंने यहाँ पर लिखी है, क्या, जिंक 2+ मेटल एटम विल मूव इन सॉल्यूशन टू फॉर्म जिंक 2+ आयन आफ्टर अ वेरी लेस टाइम, इक्विलिब्रियम बिटवीन जिंक सॉलिड एंड जिंक 2+ एक्वस विल बी established। मतलब बहुत ही कम टाइम में इनमें इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गया, इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गया मतलब इनकी कंसंट्रेशन क्या हो गई, इक्वल हो गई। Well, कांस्टेंट हो गई, इक्वल नहीं, कांस्टेंट। ठीक है, बोलो। हाँ सर। इतनी बात समझ आई? हाँ सर। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग क्या बोलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, नाउ नेगेटिव चार्ज विल accumulated ऑन द रॉड। ऑब्वियसली नेगेटिव चार्ज अक्यूमुलेट हो जाएगा रॉड पर, क्योंकि रॉड से कुछ तो जिंक 2+ आयन के फॉर्म में चले गए हैं, तो रॉड पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी की वजह से। देन द एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज, एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज कहां पर है, सॉल्यूशन के अंदर है। हाँ सर। हाँ सर। Extra positive charge of the solution will be more concentrated around a negatively charged rod। तो जो एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिवली चार्ज रॉड के आसपास बहुत ज्यादा डेंस बन जाएगा, मतलब जो सॉल्यूशन का पॉजिटिव चार्ज है, मतलब सॉल्यूशन के जो जिंक 2+ आयन है वो एकदम नेगेटिवली चार्ज रॉड के आसपास बहुत ज्यादा डेंस हो जाएंगे। क्यों डेंस हो गए, क्योंकि वो पॉजिटिव चार्ज था तो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट होंगे। समझे? हाँ सर। सर वो एकदम लेस टाइम पे इक्विलिब्रियम कैसे एस्टैब्लिश हुआ, वो पार्ट एक बार समझ नहीं रहा। क्योंकि हाफ सेल है ना, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल के कहीं जा नहीं पा रहे हैं, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ। अब बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज यहाँ से निकल नहीं पाएगा, क्योंकि नेगेटिव भी तो उसको पीछे से अट्रैक्ट कर रहा है, तो उसको जाने नहीं देगा ना वो। हाँ देखो हमेशा तुमने ऐसा पढ़ा होगा, कोई भी रिएक्शन में अकेला ऑक्सीडेशन या अकेला रिडक्शन नहीं होता, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हमेशा रिएक्शन में एक साथ होते हैं। कभी तुमने कोई ऐसी केमिकल रिएक्शन देखी है क्या इसमें सिर्फ ऑक्सीडेशन ही ऑक्सीडेशन होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन का लॉस ही लॉस हो रहा है, कोई दूसरा आदमी है ही नहीं जो इन इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, ऐसा पॉसिबल नहीं है कभी। हाँ सर। दोनों चीजें एक साथ होती है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है तो दूसरे सामने कोई ना कोई ऐसा होना चाहिए जो इन इलेक्ट्रॉन को गेन करे, मतलब रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक साथ होता है हमेशा। समझे? सर हम हमेशा उसी वाले सॉल्ट का सोल्यूशन क्यों लेते हैं, जैसे किसी और सॉल्ट का सोल्यूशन क्यों नहीं ले सकते? क्या हुआ? मतलब हम उसी वाले मेटल का सॉल्ट सोल्यूशन क्यों बनाते हैं हमेशा, जिसका रॉड है, किसी और का क्यों नहीं बना सकते? किसी और का क्यों नहीं बना सकते, ये देखो ऐसा है इसके अंदर, ताकि हमारे पास है ना, पहली चीज तो ये है कि हमें दूसरे सॉल्ट का सॉल्यूशन लेके होगा क्या फायदा, पहले तो ये बताओ। सर फायदा तो ऐसे लगना नहीं कुछ होगा, लेकिन कुछ रीजन है क्या कि इसी का ही लेते हैं?
वो जाने। देखो हमने जब नर्न्स इक्वेशन हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें हमको कंसंट्रेशन निकालनी होगी। अगर हम लोग दूसरे सॉल्ट का सॉल्यूशन ले लेंगे तो हमें कंसंट्रेशन निकालने में उतना हेल्प नहीं मिलेगा। अगर हमें कंसंट्रेशन पता नहीं चलेगी तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमने जो बैटरी बनाई है वो कितने वोल्टेज की है। बैटरी का वोल्टेज पता लगाना भी तो एक इम्पोर्टेंट काम है, अदरवाइज हम लोग उस बैटरी का यूज कैसे करेंगे। हाँ ठीक है ना। तो एक मतलब एक सिस्टमेटिक वे में हम लोग हमारा सारा काम करना चाह रहे हैं। तो हमेशा हम लोग ऐसा ही बोलते हैं कि जिसकी रॉड ली है, अगर एक्टिव इलेक्ट्रोड है मेरा तो उसी का सॉल्ट सॉल्यूशन लेते हैं ना। अदरवाइज हम लोग अगर इनर्ट इलेक्ट्रोड है तो जिसका हम लोग बैटरी बनाना चाहते हैं उसका सॉल्यूशन ले लिया जाता है। हाँ अब देखो मैंने यहाँ पर बोला कि नेगेटिवली चार्ज जो रॉड है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारा ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल है तो इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा और सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ इकट्ठे हो रखे होंगे, सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ इकट्ठे हो जाएंगे, रॉड पर। तो रॉड नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, जो सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज है रॉड के चारों तरफ आके इकट्ठा हो जाएगा। तो अब रॉड देखो मेरी ऐसी दिखेगी, रॉड के ऊपर नेगेटिव चार्ज और इसके आसपास क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी। बढ़- अब इसमें हम लोग बोलते हैं, देखो नीचे स्टार मार्क करके लिखा है, इलेक्ट्रिकल डबल लेयर इज फॉर्म्ड and potential difference is created between solution and rod which is known as electrode potential। हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। डबल लेयर कहाँ है, एक लेयर तो ये रही और एक लेयर ये रही, पोटेंशियल डिफरेंस वाली दो लेयर बन गई ना। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। एक तो यहाँ पर लेयर है, एक ये लेयर है, तो इलेक्ट्रिकल डबल लेयर इज फॉर्म्ड। अब हम लोग बोलते हैं, देखो सिंपल सा फंडा क्या है याद रखने का कि भैया जो मेरा क्या बोलते हैं, जो मेरा हाफ सेल है उसका जो पोटेंशियल है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाफ सेल के पोटेंशियल को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, तो हम बोलते हैं कि यहाँ पर सॉल्यूशन और रॉड के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक इलेक्ट्रिकल लेयर बन रही है। तो फिजिक्स में तुमने ज्यादा पढ़ा होगा, तुम्हें ज्यादा पता होगा कि यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस एक क्रिएट हो गया है। तो सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोड के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं, या फिर ऑक्सीडेशन हाफ सेल पोटेंशियल भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, और जो पूरे सेल का पोटेंशियल होता है उसको ई सेल बोलते हैं, और जो हाफ सेल का पोटेंशियल होता है उसको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोड और सॉल्यूशन के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस आया है वहां से क्रिएट हुआ। इतनी बात समझ आई? हाँ सर। अब देखो क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से है ना, इतनी सारी बातों का कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बातें क्या है वो मैंने नीचे लिख रखी है नोट डाल के। क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या, एट एनोड ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। पहली चीज, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, ये हमें पता होना चाहिए। दूसरी बात, क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्या है, इट इज एक्ट एज ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। एनोड इलेक्ट्रॉन का सोर्स की तरह काम करेगा। हाँ सर। थर्ड पार्ट, इट इज ऑफ नेगेटिव पोलैरिटी। ये देखो यहाँ पर मैंने नेगेटिव चार्ज लगाया है क्योंकि ये जो मेरी रॉड है नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, इसलिए हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये नेगेटिव पोलैरिटी का होता है। थर्ड चीज इंपॉर्टेंट क्या याद रखनी है, नेगेटिव पोलैरिटी का होता है। फोर्थ पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जो यहाँ पर इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल होगा इज रिप्रेजेंटेड एज ऐसे, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये तो तुम्हें पता होगा। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। हम लोग इसको है ना इस फॉर्म में ही लिख रहे हैं। किस फॉर्म में, देखो कि जिंक सॉलिड था पहले, वो जिंक 2+ एक्वस में चला गया, मतलब ऑक्सीडेशन की फॉर्म में जा रही है रिएक्शन। देखो ऐसे फॉरवर्ड की तरह मानो इसको, जिंक सॉलिड था पहले, फिर जिंक 2+ एक्वस में चला गया। क्लियर है इतना? सर रिडक्शन के फॉर्म में रहता है ना? क्या हुआ? मतलब Zn2+/Zn ऐसा रहता है ना नॉर्मली हम लोग जब इलेक्ट्रोड हाँ पोटेंशियल। हाँ, वो ये एक रिप्रेजेंटेशन का मेथड है हमारा कि Zn सॉलिड स्लैश जिंक 2+ एक्वस। मतलब पहले जिंक सॉलिड था, अब वो जिंक 2+ एक्वस में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। हाँ सर। ये रिप्रेजेंटेशन है ना, स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन। अब मैंने यहाँ पर एक ट्रिक भी लिखी है जो तुम्हें शायद पहले से भी पता होगी, इसको ONA करके भी याद रख सकते हैं कि ऑक्सीडेशन होता है, नेगेटिव पोलैरिटी का होता है और एनोड पर होता है। ठीक है, तो वो तो तुम्हारी इच्छा है, कैसे भी तुम याद रख लो। ठीक है, तो हमारा इंपॉर्टेंट काम क्या है वो नोट में लिखा है मैंने कि ऑक्सीडेशन हाफ सेल पर ऑक्सीडेशन होता है, उसको एनोड बोलते हैं। वो नेगेटिव पोलैरिटी का होता है, वो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की तरह काम करता है, और रिप्रेजेंटेशन ऐसा है। समझ में आई बात?
हाँ सर। अब इसका सेम उल्टा प्रोसेस होगा रिडक्शन ऑफ सेल में। रिडक्शन ऑफ सेल है हमारा, जिसको हम लोग बोलते हैं कैथोड। पहले रिडक्शन ऑफ सेल बोलते थे, आजकल हम लोग उसको कैथोड, बाद में उसका नाम कैथोड रख दिया गया है, ठीक है। अब इसमें देखो क्या हो रहा है, अब इसमें रिडक्शन होगा। अब ये इसमें देखो इलेक्ट्रॉन आते हुए दिख रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन आए कहां से? ऑक्सीडेशन हाफ से। ऑक्सीडेशन हाफ सेल। ऑक्सीडेशन ऑफ सेल से, मतलब एक तरह से इलेक्ट्रॉन को सिंक, इलेक्ट्रॉन के सिंक का काम करता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। अब इसमें क्या होगा, रिडक्शन होगा, मतलब कॉपर 2+ आयन जो सॉल्यूशन में होंगे ना, जो सॉल्यूशन में कॉपर 2+ आयन होंगे, वो सॉल्यूशन से किस पे डिपॉजिट होते जा रहे हैं? रॉड पर डिपॉजिट होते जा रहे हैं, ठीक है। तो वो रॉड पर डिपॉजिट होते जा रहे हैं, कॉपर 2+ आयन सॉल्यूशन से निकल के रॉड पे डिपॉजिट होते जा रहे हैं, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे और उनका रिडक्शन हो जाएगा, ऐसा हमारा रिएक्शन चलेगा, ठीक है। कॉपर 2+ आयन सॉल्यूशन में से निकल के जाते हैं और रॉड पे डिपॉजिट हो जाते हैं। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं ना कि कंपैरेटिवली हमारे सॉल्यूशन में से पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है, हाँ सर। और वो हाँ सर। पॉजिटिव चार्ज जा कहाँ रहा है? रॉड पे। रॉड। हाँ हाँ। रॉड पे। तो रॉड मेरा पॉजिटिवली चार्ज हो गया, क्योंकि रॉड कंपैरेटिवली पॉजिटिवली चार्ज हो गया, क्योंकि वो पॉजिटिव चार्ज रॉड पे जा रहा था, और सॉल्यूशन मेरा रिलेटिवली नेगेटिव हो गया। यहाँ पर रिलेशन, यहाँ पर एक तरह से रिलेटिव बात चल रही है ना, वो रिलेटिवली नेगेटिव है क्योंकि वहां पर पॉजिटिव चार्ज कम होता जा रहा है। तो अगेन यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रिकल डबल लेयर हमारी क्रिएट हो जाएगी। तो हमारा कॉपर 2+ का पॉजिटिव चार्ज उस पर जाता है, इसलिए इसकी पोलैरिटी हम लोग क्या बोल देते हैं? पॉजिटिव है। सेम बात, वही बात लिखी है, when metal rod is placed in a contact with their aqueous solution, ion formed from the solution will get deposit on the metal rod. After a very few time equilibrium between copper 2+ and copper rod would be established. बहुत कम टाइम में इसलिए स्टेब्लिश हो गया है क्योंकि ये मेरा क्या है, क्योंकि ये मेरा हाफ सेल है। Now rod will have positive charge and extra negative charge will surrounded the positively charged rod. तो सेम वही बात लिखी है कि हम लोग कॉपर 2+ के एक्वस सॉल्यूशन में जब कॉपर की रॉड को डिप करेंगे तो क्या होगा, कॉपर 2+ निकल के किस पे जाएगा? कॉपर की रॉड पे डिपॉजिट होगा, ठीक है। तो वहां पर पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, वहां पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा एक। तो रॉड जब हमारी पॉजिटिवली चार्ज हो गई है तो उसके आसपास एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, रॉड के चारों तरफ सराउंड हो जाएगा। मतलब जो काम ऑक्सीडेशन ऑफ सेल में हुआ है उसका एकदम अपोजिट काम यहाँ पर हो, और इक्विलिब्रियम बहुत जल्दी स्टेब्लिश हो जाएगा क्योंकि ये मेरा हाफ सेल है। समझ में आ रही है बात? बोलो। हाँ सर। आगे हमने लिखा है सेम बात, वही जो पहले लिखी थी, इलेक्ट्रिकल डबल लेयर इज फॉर्म्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज क्रिएटेड बिटवीन सॉल्यूशन एंड रॉड। सॉल्यूशन और रॉड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। और ये रिडक्शन ऑफ सेल वाला है तो इसको रिडक्शन पोटेंशियल भी बोलेंगे। तो देखो इतना सब क्वेश्चन में बहुत ज्यादा यूज नहीं आएगा हमारे, बस बेसिक हमें पता होना चाहिए। बट जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, एट कैथोड रिडक्शन टेक्स प्लेस, ये इंपॉर्टेंट है, नोट वाले पॉइंट। एट कैथोड रिडक्शन टेक्स प्लेस, इट इज एक्ट एज अ सिंक ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के सिंक की तरह काम करेगा। इट इज ऑफ पॉजिटिव पोलैरिटी एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज रिप्रेजेंटेड एज दिस। इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि पहले कॉपर 2+ था, फिर वो कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, ये रिएक्शन की जैसे कॉपर 2+ था फिर कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, मतलब रिडक्शन हो रहा है, +2 से 0 में चला गया। इसका ट्रिक क्या है हमारा, इसका ट्रिक है हम लोग इसको एक तरह से आरपीसी की तरह याद रख सकते हैं। जैसे पहला वाला ONA था, आर का मतलब रिडक्शन, पी का मतलब पॉजिटिव पोलैरिटी होती है, सी का मतलब कैथोड। क्लियर है इतना? हाँ सर। हाँ सर। चलिए अच्छी बात है। तो देखो हमने यही चीज याद रखनी है, एक तो ऑक्सीडेशन ऑफ सेल होता है, एक रिडक्शन ऑफ सेल होता है। ऑक्सीडेशन ऑफ सेल को एनोड बोलते हैं, वो नेगेटिव पोलैरिटी का होता है, वहां पर ऑक्सीडेशन होता है, वो इलेक्ट्रॉन के सोर्स की तरह काम करता है। इसका उल्टा कैथोड में होता है, वो पॉजिटिव पोलैरिटी का होता है, वहां रिडक्शन होता है, वो इलेक्ट्रॉन के सिंक की तरह काम करता है। अब थर्ड पार्ट हमारा आता है गैल्वेनिक सेल में सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज क्या होता है? अब देखो मैंने 2 अलग अलग सेल बनाए, हमेशा एनोड वाले सेल को लेफ्ट साइड में लिखा, ये मेरा देखो एनोड वाला पार्ट था, ये एनोड का कंटेनर बनाया, ये कैथोड वाला पार्ट था, ये कैथोड का कंटेनर बनाया, ठीक है। ये एनोड की रॉड, ये कैथोड की रॉड, और इनको एक वो वायर से कनेक्ट कर दिया। वायर में इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस डायरेक्शन में ही होगा,
क्योंकि मेरा एनोड सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कैथोड सिंक ऑफ इलेक्ट्रॉन है। बोलो। हाँ सर। हाँ सर। अब बीच में मैंने क्या लगाया है, बीच में मैंने सॉल्ट ब्रिज को लगाया है। सॉल्ट ब्रिज क्यों लगाया, ताकि मेरा सर्किट कंप्लीट हो। मतलब अगर जब सॉल्ट ब्रिज नहीं लगाया था तब तो सर्किट क्या था, एक ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा था। मतलब एक टाइम के बाद क्या होगा, अगर मैं सॉल्ट ब्रिज नहीं लगाऊंगा तो थोड़े टाइम तक तो करंट फ्लो होगा, बट उसके बाद फिर रुक जाएगा, क्योंकि सब जब इलेक्ट्रॉन एक बार में इधर जा जाके सब कुछ खत्म, तो हमारा काम खत्म हो जाएगा। बट सर्किट को देखो, जब मेरा सॉल्ट ब्रिज नहीं था तब मेरा सर्किट सिर्फ ऐसा था, इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाके इधर जा रहे हैं बस। बट जब मैंने सॉल्ट ब्रिज लगा दिया तो इंटरनली भी सर्किट कंप्लीट हो गया। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से जा रहे हैं, फिर इधर 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 जा रहे हैं। सर्किट तो कंप्लीट होना चाहिए ना, इलेक्ट्रॉन का पूरा फ्लो होना चाहिए। हाँ सर। तो इसको मैंने नीचे बना के भी बताया है। नीचे मैंने देखो ये रहा, दिख रहा होगा तुम्हें, ये रहा, मैंने बना के भी बताया कि ऊपर इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे हैं, बीच में जो व्हाइट जो थोड़े डार्क किए हैं लेफ्ट राइट में, ये क्या है, थोड़ा ये रॉड है मेरी, ये देखो ये रही रॉड, ये रॉड से, और बीच में सॉल्ट ब्रिज है। सॉल्ट ब्रिज इंटरनल सर्किट को कंप्लीट करता है, इसलिए हम लोग सॉल्ट ब्रिज का यूज करते हैं। समझे मेरी बात? हाँ हाँ सर। सर। अब देखो सॉल्ट ब्रिज के बारे में पॉइंट्स को पढ़ते हैं, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सारे। इट इज यू शेप्ड, इन्वर्टेड यू शेप, मतलब उल्टा यू शेप है ना, ये ऐसा है उल्टा यू शेप, ठीक है। लाइक ट्यूब फिल्ड विथ सॉल्ट लाइक NaCl, KCl, NaNO3, KNO3 एक्सेट्रा विथ अगर अगर पेस्ट, है ना। इसमें अगर अगर पेस्ट डाल देते हैं ताकि इसमें थोड़ा जेली जैसा फील आ जाए। मतलब जेली मतलब ऐसा नहीं हो कि हमने सॉल्ट का सॉल्यूशन फिल कर दिया और वो एकदम बह जाए, है ना। ऐसा नहीं हो कि वो खुद ही अंदर जाके कैथोड और एनोड के सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाए, ऐसा नहीं होगा। उसको जेली जैसा फील देने के लिए, जेल जैसा बनाने के लिए उसमें कोई अगर अगर पेस्ट नाम की कोई चीज आती है, वो भी डाल दी जाती है। और हमने NaCl, KCl, NaNO3, KNO3 इस टाइप के हम लोग सॉल्ट फिल करते हैं सॉल्ट ब्रिज में, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है, इट कनेक्ट्स टू हाफ सेल एंड कंप्लीट द इंटरनल सर्किट। हम बोलते हैं इंटरनल सर्किट को कंप्लीट करने का काम आता है। जो बाहर वाला सर्किट है वो तो वायर से तुमने कनेक्ट करके पूरा कर दिया है, बट इंटरनल सर्किट कौन कंप्लीट करता है, हमारा सॉल्ट ब्रिज। थर्ड पॉइंट लिखा है, कंडक्टिविटी ऑफ एनायन शुड बी अप्रॉक्स इक्वल टू कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन। तो देखो जो बाहर वाला सर्किट है उसमें कंडक्टिविटी किसकी वजह से हो रही है, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से। हाँ सर। और अंदर वाले सर्किट में कंडक्टिविटी किसकी वजह से हो रही है, इंटरनल सर्किट में सॉल्ट ब्रिज में है, आयंस की वजह से हो रही है ना, क्योंकि उसमें देखो सॉल्यूशन भरा है आयन का, NaCl, KCl किसी का भी। तो इंटरनल सर्किट में जो आयंस की वजह से हो रहा है, मतलब है ना आयनिक कंडक्टिविटी है इंटरनल सर्किट में। इंटरनल सर्किट में करंट का फ्लो कौन करता है, आयंस करते हैं। आउटर वाले सर्किट में करंट के फ्लो कौन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं। तो जो हमारे वो अलग अलग टाइप के, मतलब कैटायन और एनायन, तो उन दोनों की कंडक्टिविटी सेम होनी चाहिए, उन दोनों की मोबिलिटी भी सेम होनी चाहिए, ताकि एक है ना एक अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ना हो करंट का। ऐसा नहीं हो कि कैटायन तो बहुत फास्ट करंट को लेके भाग रहा है बट एनायन नहीं भाग पा रहा, या फिर कैटायन की कंडक्टिविटी ज्यादा है एनायन की नहीं है, तो करंट जो होगा उसका फ्लो बराबर नहीं रह पाएगा, तो हमारा जो सेल है उस वो अच्छे से काम नहीं करेगा। तो हमारी कंडीशंस क्या है, हम लोग किस तरह का सॉल्ट लें, वो हमारी कंडीशन ये है कि कैटायन एनायन की मोबिलिटी सेम हो, कैटायन एनायन की कंडक्टिविटी भी सेम या लगभग सेम हो। वही चीज लिखी है यहाँ पर, कंडक्टिविटी सेम होनी चाहिए और यहाँ पर मोबिलिटी भी सेम होनी चाहिए। इतनी बात समझ आई? हाँ सर। हाँ सर। फिफ्थ पॉइंट लिखा है, इफ एनी ऑफ द हाफ सेल कंटेन Ag+, Pb2+, Hg2+, then KCl, NaCl is not used in salt bridge, otherwise PPT may takes place at the mouth of the tube, which prevents the migration of ion and prevent the migration of ion and salt bridge stop functioning। तो देखो हमारा सिंपल सा फंडा क्या है फिफ्थ पॉइंट में, कि हम लोग कभी भी सॉल्ट ब्रिज में ऐसे कैटायन या एनायन ना फिल करें जो कैथोड और एनोड में जो सॉल्यूशन भरा है ना उनके साथ क्या बना ले, प्रेसिपिटेट ना बनाए, है ना, उनके साथ पीपीटी ना बनाए। सिंपल सा फंडा ये है कि हमेशा सॉल्ट ब्रिज में ऐसे कैटायन एनायन ना फिल करें
जो कैथोड या एनोड के सॉल्यूशन के साथ पीपीटी बना ले। अब यहाँ पे तो मैंने एक एग्जांपल लिया कि अगर हाफ सेल में Ag प्लस Pb2 प्लस Hg2 प्लस है तो KCl या NaCl नहीं फिल करना है, क्योंकि Cl के साथ पीपीटी बना लेता है। EgCl PbCl2 Hg2Cl2 का व्हाइट पीपीटी होता है। क्वालिटेटिव कैटायन में तुमने पढ़ा होगा ग्रुप 1 के अंदर, है ना, क्लोराइड्स के पीपीटी बनाते हैं, ग्रुप 1 के मेंबर है सारे Ag प्लस Pb2 प्लस Hg2 प्लस। तो देखो ये तो पीपीटी वाला ज्ञान तुम्हें होना चाहिए कि कौन किससे पीपीटी बनाता है। अगर वो ज्ञान होगा तभी 5th पॉइंट को तुम लोग अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। अगर वो ज्ञान तुम्हें है तभी 5th पॉइंट को तुम अप्लाई कर पाओगे। तो वो ज्ञान कहाँ से आएगा? वो क्वालिटेटिव पढ़ने से आएगा। तो इसका बेसिक फंडा क्या है? कभी भी ऐसे सॉल्ट नहीं फिल करने सॉल्ट ब्रिज में जो कैथोड और एनोड के सॉल्यूशन के साथ पीपीटी बनाने, अदरवाइज हमारा सॉल्ट ब्रिज काम करना बंद कर देगा। क्यों काम करना बंद कर देगा? क्योंकि पीपीटी टेस्ट ट्यूब के माउथ पर इकट्ठा हो जाएगा, फिर कैटायन एनायन बस सॉल्ट ब्रिज के अंदर ही रहेगा, वो बाहर फिर उसका कनेक्शन नहीं होगा, मतलब वो कांटेक्ट में नहीं रह पाएगा सॉल्यूशन के। जब तक सॉल्यूशन के कांटेक्ट में नहीं रहेगा तब तक फिर करंट का फ्लो कैसे होगा? अब तुम दो वायर को जब तक कनेक्ट नहीं करोगे तब तक करंट फ्लो नहीं हो सकता ना, इसलिए मेरा सॉल्ट ब्रिज का कोई मतलब नहीं रहेगा फिर लगाने का। नोट डाल के एक दो चीजें और लिखिए। सॉल्ट ब्रिज मिनिमाइज द जंक्शन क्या लिखा है? सॉल्ट ब्रिज मिनिमाइज द लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। अच्छा ये पॉइंट कोई बताएगा क्या होता है लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल? मैंने वैसे लिखा भी है, नीचे एक्सप्लेनेशन में लिखा है, बट फिर भी कोई बताना चाहे तो बता दो। यहाँ पे मतलब एनोड वाले में अंदर Zn2 प्लस सपोज मतलब जा रहा है, तो उसमें नंबर ऑफ Zn2 प्लस कैटायन मोर देन एनायन हो जाएगा। फिर वो कैथोड वाले सॉल्यूशन में भी नंबर ऑफ एनायंस मोर देन कैटायन हो जाएगा, तो मतलब पोटेंशियली मतलब वो ये हो जाएगा, कम हो जाएगा रिएक्शन होने का। ड्रॉप टू जीरो लिख देते ना हम लोग। देख क्या हुआ? जो डिफरेंस होता है ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं ना हम, कि मतलब इसका ई कैथोड इतना है, इसका ई नॉट कैथोड इतना है। अगर सॉल्ट ब्रिज ही नहीं रखा तो वो पोटेंशियल ही खत्म हो जाएगा। देखो चलो ठीक है, अच्छी बात है। मैं शायद पहली चीज तो पोटेंशियल की डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव ही होती है क्या? पोटेंशियल का एक डायरेक्शन होता होगा ना। पहला पॉइंट लिखा है मेरा, सॉल्ट ब्रिज मिनिमाइज द लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। मतलब अगर मैं सॉल्ट ब्रिज ना लगाऊं तो काम कैसे चलेगा, है ना। तो देखो सपोज करो मैंने एक कंटेनर के अंदर इधर एनोड के सॉल्यूशन को फिल कर दिया, इस साइड में एनोड वाले सॉल्यूशन को फिल कर दिया, और इस साइड में कैथोड वाले सॉल्यूशन को फिल कर दिया, है ना। और दोनों को एक कंटेनर में रख दिया और बीच में एसपीएम लगा दिया है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दिया है बीच में, ताकि दोनों सॉल्यूशन मिक्स ना हो। अब एनोड वाले साइड में तो क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज रहेगा सॉल्यूशन पे, ठीक है, और कैथोड वाले साइड में सॉल्यूशन हमारा रिलेटिवली नेगेटिवली चार्ज है, ठीक। और कैथोड एनोड वाले साइड में नेगेटिव पोलैरिटी है रॉड की, कैथोड वाले साइड में रॉड की पॉजिटिव पोलैरिटी है। तो देखो आउटर वाले सर्किट में तो अगर मान लो पोटेंशियल का डायरेक्शन किधर है? इधर, पॉजिटिव नेगेटिव से पॉजिटिव। आउटर वाले सर्किट में पोटेंशियल का डायरेक्शन इधर है, और इनर वाले सर्किट में नेगेटिव से पॉजिटिव पोटेंशियल का डायरेक्शन इधर है। तो दोनों पोटेंशियल के डायरेक्शन एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? अपोज कर रहे हैं। बोलो। हाँ सर। तो हमारा जो ओवरऑल जो सेल का पोटेंशियल आएगा ना वो कम हो जाएगा, मतलब हमारे सेल की पावर कम हो गई है। हमारा सेल जितना करंट हमें जनरेट करके देना चाहिए था उतना नहीं कर रहा। अगर हम नहीं लगाएं सॉल्ट ब्रिज तो भी हमारा सेल काम तो करेगा, बट उतना जबरदस्त हमारे को वोल्टेज नहीं देगा जितना सॉल्ट ब्रिज लगाने के बाद देना चाहिए था। तो ये है हमारा लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, कि दो लिक्विड के जंक्शन पॉइंट पर उनका पोटेंशियल डिफरेंस लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल होता है। अगर हम लोग सॉल्ट ब्रिज लगा देंगे तो लिक्विड का जंक्शन ही नहीं बनेगा, लिक्विड का जंक्शन ही नहीं बनेगा ना, तो अलग अलग कंटेनर में रख देंगे हम लोग। बोलो। हाँ। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज मिनिमाइज द जंक्शन लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, और लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल अगर नहीं रहेगा तो हमारे सेल का वोल्टेज भी बढ़ जाएगा। पहला पॉइंट क्लियर है? बोलो। हाँ सर। सर तो अगर क्वेश्चन ऐसा पूछे कि अ सेल कैन वर्क विदाउट सॉल्ट ब्रिज, तो हम हाँ बोलेंगे कि ना? अब वो डिपेंड करेगा ना। देखो अभी आगे एक दो पॉइंट्स और पढ़ लेते फिर मैं बताता हूँ ना।
सेकेंड पॉइंट है इट मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। सॉल्ट ब्रिज का एक और काम होता है, इट मेंटेन मतलब सॉल्ट ब्रिज मेंटेन्स क्या, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को भी मेंटेन करता है। मतलब सॉल्यूशन के अंदर बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज डेवलप्ड हो गया है तो सॉल्ट ब्रिज अपनी तरफ से कैटायन दे सकता है। अगर सॉल्यूशन के अंदर बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया तो सॉल्ट ब्रिज अपनी तरफ से एनायन दे सकता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है। थर्ड पॉइंट, इफ सॉल्ट ब्रिज इज रिमूव्ड देन वोल्टेज ड्रॉप्स टू जीरो। अगर सॉल्ट ब्रिज मैंने हटा दिया तो मेरा वोल्टेज क्या हो जाएगा, एकदम से जीरो हो जाएगा। अब कंडीशन ये है कि जब मैंने सॉल्ट ब्रिज लगाया था तब दोनों सॉल्यूशन थे वो अलग अलग कंटेनर में थे, और जो मेरा लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल वाला काम है उसमें मेरे दोनों सॉल्यूशन एक ही कंटेनर में है और एसपीएम लगा रखा है मैंने बीच में। तो डिपेंड करेगा कि सॉल्ट ब्रिज लगाने से ही काम करेगा या नहीं करेगा, कि हमारे सॉल्यूशन एक ही कंटेनर में डाल रखे हैं एसपीएम लगा के अलग अलग कंटेनर में। ठीक है। अच्छा यहाँ पर इसके बाद मैंने कुछ ऐड नहीं करा तो इसको बाद मेरे को आगे लिखना पड़ेगा, एक सेकंड रुके। हाँ मैंने आगे क्या लिखा है, if solution of both half cell is filled in a container, अरे यार ये तो लिख देता हूँ, filled in a container and separated by a SPM, then electrical layer is created at the junction of two liquid, due to which a potential difference is created, which is known as लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। एक तरह से जो फोर्थ पॉइंट है ना वो लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल का डेफिनेशन है कि लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल क्या होता है। लिक्विड लिक्विड जंक्शन पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। इतनी बात समझ आती है? सर वो थर्ड वाला पॉइंट समझ में नहीं हाँ आया सर, कि थर्ड salt वाला bridge बताइए का- ना। थर्ड वाला पॉइंट ये है कि अगर हम लोग ऐसा हमारे पास सीन है ऐसा, अब तुम ऐसा मेरा सेल चल रहा है, बीच में से तुमने एकदम से सॉल्ट ब्रिज को निकाल दिया तो हमारा सेल काम करना बंद कर देगा। अरे यार सिंपल सी बात है ना, फिजिक्स में पढ़ा होगा, एक सर्किट है तुम्हारा ऐसा, हाँ वो ऐसा सर्किट है ना, बीच में रजिस्टर वजिस्टर लगा रखा, बीच में तुमने सर्किट को काट दिया, अब करंट का फ्लो होगा क्या? बीच में सर्किट काट दोगे तो नहीं होगा ना करंट का फ्लो। तो सॉल्ट ब्रिज को हटाने का मतलब है तुमने सर्किट को ब्रेक कर दिया है। अब कैसे सॉल्ट ब्रिज को हटाने के बाद सर्किट ब्रेक हो गया तो कैसे करंट फ्लो होगा, मतलब वोल्टेज ड्रॉप्स टू जीरो, वोल्टेज जीरो हो जाएगा। सर हाँ सर वो सॉल्ट ब्रिज में हम लोग जो नीचे की तरफ अगर अगर पेस्ट मतलब लगा यूज, उसका यूज क्या है? यूज उसका यही है कि तुम्हारा जो सॉल्ट ब्रिज दो तुम्हारा है ना, सॉल्ट है ना वो एक तरह से एक जेली टाइप पेस्ट बन जाए, मतलब उसके अंदर जो उसकी विस्कोसिटी है ना बहुत खतरनाक हो जाए। मतलब ऐसा नहीं कि वो बहुत फ्लो हो रहा है पानी की तरह, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये काम है उसका। ठीक है सर। ठीक है सर सॉल्ट ब्रिज को हटाने से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं आएगा ना, वो वैसे ही रहेगा ना? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे नहीं नहीं, हाँ वो तो वही रहेगा। सर चलिए मतलब हम, हाँ हाँ बोलो। हमने सॉल्ट ब्रिज लगाया ही नहीं है तो सर्किट तो पहले से इनकम्प्लीट है ना, तो थोड़ा भी करंट फ्लो नहीं होगा ना, शुरू में भी नहीं होना चाहिए। हाँ पर इलेक्ट्रॉन्स तो मूव करते हैं ना इधर से उधर। अब देखो जैसे तुमने है ना देखा होगा कभी कभी कि जैसे मान लो कहीं कहीं पे तुमने देखा होगा कभी प्लास्टिक की चेयर पर तुम हाथ लगाते हो तो एकदम से तुम्हें झटका लगता है ना, तो वो जो करंट है ना वो एकदम बहुत एक नैनो सेकेंड एक माइक्रो सेकेंड वाला करंट है बस, वो है ना कि बस शुरू हुआ और खत्म हो गया टाइप, बस इतना ही है वो। उसके बाद नहीं होगा कि एक बार वो करंट फ्लो हो रहा है, एक बार वहां से उधर इलेक्ट्रॉन गया आउटर वायर सर्किट में, इंटरनल सर्किट कंप्लीट नहीं है तो बस वो खत्म हो गया है। इलेक्ट्रॉन यहाँ से वहां जाएंगे बस, फिर खत्म कहानी। कंप्लीट करना पड़ेगा हमारे सर्किट को तभी हमारा काम चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा।
बहुत ही कम टाइम के लिए फ्लो होगा, मतलब हमारे जो लाइफ है हमारे सेल की वो नहीं है बहुत ज्यादा का मतलब बहुत ही कम लाइफ है अभी हमारे सेल की। जब तक सर्किट कंप्लीट नहीं करोगे इलेक्ट्रॉन का पूरा मूवमेंट नहीं होगा। तुम इसको ऐसे ही एज्यूम करो जैसा फिजिक्स में मानते हो कि हमारा ऐसा सर्किट है, अब बीच में से तुमने इसको काट दिया तो क्या अब करंट का फ्लो होगा? क्या नहीं होगा ना करंट का फ्लो। तो तुम तो ऐसा सोच रहे हो कि इलेक्ट्रॉन है ना, अभी मैंने काट दिया बट जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से शुरू हुआ है वो यहाँ तक तो जाएगा ही जाएगा, फिर इसके बाद आगे नहीं जाएगा, ऐसा सोच रहे हो तुम। नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन निकलना ही नहीं चाहिए। हाँ तो इलेक्ट्रॉन निकलना ही नहीं चाहिए का वही तो मैं बोल रहा हूँ, तभी तो मैं बोल रहा हूँ वोल्टेज ड्रॉप्स टू जीरो। जब देखो हाफ सेल, देखो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, जो हमारी नॉर्मल 12th तक की बुक्स होती है उसमें ऐसा लिखा होता है कि हाफ सेल में करंट फ्लो नहीं होता, बट तुम स्टैंडर्ड बुक्स में देखोगे जो थोड़ी हाई फाई बुक्स हैं जो कॉलेज वगैरह में चलती है उसमें ऐसा लिखा होता है कि जो हाफ सेल होता है उसमें करंट का फ्लो होता है हाफ सेल में भी, बट वो इतना कम टाइम के लिए होता है कि हम उसको जीरो मान लेते हैं। मतलब वो बहुत कम टाइम, मैंने तुम्हें बताया बार बार, नैनो सेकेंड माइक्रो सेकेंड टाइप वैसा है, तो इसलिए हम इसको भी जीरो ही मान रहे हैं। ठीक है सर। अब देखो हम लोग पढ़ रहे हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ डैनियल सेल, है ना। इसको मैं बना के बताता हूँ तो थोड़ा बनाने में टाइम लगेगा। इसका भी यार इमेज ले लेते तो सही रहता, बट ठीक है बना ही लेते हैं। इधर हमारे पास क्या है, एनोड, इधर हमारे पास क्या है कैथोड, ठीक है। इधर एनोड कैथोड बना दिए मैंने, इनको एकदम एक लेवल में ले आते हैं। बीच में रॉड लगा देता हूं मैं, ये मान लीजिए मेरी रॉड है, ये मेरी कैथोड की रॉड है। ठीक है, अब देखो हमारे सेल का नाम है डैनियल सेल। डैनियल सेल कोई साइंटिस्ट ने बनाया होगा। अब उसने डैनियल सेल में फिक्स रखा है क्या, एनोड हमारा जिंक की रॉड होगा और उसमें जिंक 2+ का एक्वस सॉल्यूशन फिल होगा। और डैनियल सेल में कैथोड कौन होता है? कॉपर। कॉपर। यहाँ पर ये क्या है, ये जिंक रॉड है, ये कॉपर का रॉड है, ठीक है। हमारे पास जिंक रॉड से जिंक 2+ आएंगे यहाँ पर इसमें, और ये जिंक 2+ का एक्वस सॉल्यूशन है। और यहाँ पर क्या होगा, कॉपर 2+ रॉड पे जाएंगे और ये कॉपर 2+ का एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक है। ये हमने लिख दिया जिंक 2+ का एक्वस सॉल्यूशन, वो कॉपर 2+ का एक्वस सॉल्यूशन। बीच में क्या है हमारे पास, बीच में मेरा सॉल्ट ब्रिज है, ठीक है। सॉल्ट ब्रिज है, उसमें मैंने कुछ भी भरा हो सकता है, KCl NaCl टाइप। तो ये क्या है, मेरा सॉल्ट ब्रिज है ना। इसमें मान लीजिए हमने क्या फिल किया है, KCl फिल किया है। ये मेरा इलेक्ट्रॉन है, ये नेगेटिव पोलैरिटी है, ये पॉजिटिव पोलैरिटी है। इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर हो रहा है तो करंट का फ्लो उल्टा होगा, इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट। हाँ ये मेरा एनोड है और ये मेरा कैथोड है, ठीक है। अब देखो हो क्या रहा है ना। अब मैं बेसिक बातें लिख देता हूँ ना। बेसिक बातें क्या है, पहली चीज एनोड पर क्या होता होगा, एनोड पर जिंक है, एनोड पर जिंक सॉलिड है, वो किस में जा रहा होगा, जिंक 2+ एक्वस और 2 इलेक्ट्रॉन में। ऐसे ही कैथोड पर क्या होगा, कॉपर 2+ एक्वस है तो 2 इलेक्ट्रॉन और कॉपर सॉलिड में जा रहा है, ठीक है। हम लोग यहाँ पर पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा पॉइंट हम लोग क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड क्या होगा, बढ़ेगा टाइम के साथ या घटेगा? घटेगा। घटेगा। घटेगा, क्योंकि जिंक से जिंक 2+ सॉल्यूशन में जाए जा रहा है तो मास ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड टाइम के साथ डिक्रीज होगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर क्या बोलेंगे, मास ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड, बढ़ेगा। कॉपर रॉड का मास टाइम के साथ बढ़ेगा क्योंकि सॉल्यूशन से कॉपर 2+ निकल के रॉड पे डिपॉजिट हो रहे हैं। टाइम के साथ जिंक 2+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन में क्या होगा, सॉल्यूशन में बढ़ेगा। बढ़ेगा ना। और ऐसे ही कॉपर 2+ का कंसेंट्रेशन सॉल्यूशन से डिक्रीज। घटेगा, ठीक है।
अब हम लोग बात करते हैं किसका, ओवरऑल सेल रिएक्शन का, है ना। ओवरऑल सेल रिएक्शन, तो ओवरऑल सेल रिएक्शन हम लोग कैसे लिखेंगे, जिंक सॉलिड से किस में जा रहा है, जिंक 2 प्लस एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये तो है मेरा एनोड, और ऐसे ही कॉपर 2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, कॉपर सॉलिड में, ये है मेरा कैथोड। देखो कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करो तो एनोड और कैथोड की रिएक्शन को ऐड करते टाइम हमेशा इलेक्ट्रॉन्स इक्वल रखना बहुत जरूरी है। मतलब जितने इलेक्ट्रॉन एनोड से निकले हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन कैथोड में जाएंगे, ये मान के चलो हमेशा, जितने इलेक्ट्रॉन एनोड से निकले हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन कैथोड में जाएंगे, तो एनोड और कैथोड पे इलेक्ट्रॉन्स हमेशा इक्वल रखें। तो ओवरऑल सेल रिएक्शन लिखूंगा तो क्या आएगा, जिंक सॉलिड प्लस कॉपर 2 प्लस एक्वस प्लस जिंक 2 प्लस एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड, ये मेरा ओवरऑल सेल रिएक्शन। इतनी बात समझ आती है, बोलो। हाँ। चलिए अब नोट डाल के एक आध पॉइंट और लिख देते हैं, खैर वो तो तुम्हें पहले से भी पता होंगे बट बताना जरूरी है। हमारी स्टैंडर्ड स्टेट कंडीशन क्या होती है, क्या प्रेशर होता है, क्या टेम्परेचर होता है और क्या कंसंट्रेशन होती है। स्टैंडर्ड स्टेट कंडीशन की बात करूं तो हम लोग प्रेशर कितना मानते हैं, स्टैंडर्ड 1 बार 180। 1 बार, है ना। कंसंट्रेशन कितना मानते हैं, 1 मोलर। कंसंट्रेशन स्टैंडर्ड स्टेट पे मानते हैं 1 मोलर। टेम्परेचर 25 डिग्री। हम बोलते हैं जनरली टेम्परेचर के बारे में कुछ बोला नहीं जाता, एनी फिक्स टेम्परेचर, बट लिख देते हैं हम लोग जनरली क्या लेते हैं 298 केल्विन, ठीक है। टेम्परेचर के लिए बोलते हैं कि थ्रू आउट द हमारा क्या बोलेंगे उसको, प्रैक्टिकल तो नहीं, थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट, हाँ थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट हमारा टेम्परेचर फिक्स रहना चाहिए, बट जनरली हम लोग क्या लेते हैं 298 केल्विन। चलिए तो ये देखो, ये तो ऊपर वाली बात तो चैप्टर में बेसिक बातें हो गई। अब हम लोग चैप्टर में स्टार्ट करते हैं, अभी मेन चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है सेल पोटेंशियल से। सेल पोटेंशियल क्या होता है, मतलब सेल मेरा कितना हमें वोल्टेज देगा, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, ई सेल। क्या होता है सेल पोटेंशियल, बोलो। डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कैथोड माइनस एनोड का पोटेंशियल डिफरेंस। ER minus E left. हम लोग बोलते हैं इट इज द पोटेंशियल डेवलप्ड इन द सेल ड्यू टू डिफरेंस इन, क्या किसमें डिफरेंस की वजह से सेल में पोटेंशियल आता है, हाफ सेल के लिए Reduction half cell और oxidation half cell. हाफ सेल के पोटेंशियल में डिफरेंस की वजह से, तो हम बोलते हैं ड्यू टू द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हाफ सेल मतलब इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ 2 हाफ सेल, ठीक है। तो क्या मैं तुम्हें डायरेक्ट ही फॉर्मूला लिखवा दूं, क्योंकि वो बीच बीच में जो फॉर्मूले हम लोग लिखते हैं वैसे उनका तो कोई यूज तो नहीं है, बोलो। हाँ चलेगा सर। डायरेक्ट लिख लेते हैं ना, वो वैसे उनका यूज नहीं है, बट अगर उनको तुम्हें, हम लोग ई सेल क्या बोलते हैं, रिडक्शन, आरपी का मतलब क्या, पूरा लिख देते हैं, इधर छोटा रिडक्शन पोटेंशियल है ना। रिडक्शन पोटेंशियल किसका, पहले किसका लिखते हैं, कैथोड। कैथोड का लिखते हैं। पहले कैथोड का लिखते हैं, माइनस रिडक्शन पोटेंशियल किसका, एनोड। एनोड का। एनोड का। ये हमारा सबसे बेसिक फॉर्मूला है ना, ये हमारा सबसे बेसिक फॉर्मूला है, ये हमें याद होना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, है ना। रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ऐसा ही सेम अगर हम लोग ई नॉट सेल लिखना चाहे तो अभी रिडक्शन पोटेंशियल की जगह क्या लिखेंगे, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। एसआरपी ऑफ कैथोड माइनस एसआरपी ऑफ एनोड। अभी वाले केस में हमारा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वो हो गया है, ठीक है। जैसे मान लो, एक दो चीजें और बता देता हूँ, कुछ बच्चों को नहीं पता हो तो, जैसे हमारा ए सॉलिड था वो किसमें गया, A2 प्लस एक्वस
और 2 इलेक्ट्रॉन में गया, तो इसका अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर मान लो x वोल्ट है ना, पूरा लिख देता हूँ। सपोज करो ये 2 इलेक्ट्रॉन में गया और इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल x वोल्ट है, तो A2 प्लस एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स A सॉलिड, इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा? -x इसके लिए कौन सा पोटेंशियल डिफाइन हो जाएगा? रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल डिफाइन हो जाएगा, क्योंकि पहले वाली रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रहा था इसलिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, अभी वाली रिएक्शन में रिडक्शन हो रहा है तो रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, तो सेम वैसा ही हम लोग ऊपर वाले फॉर्मूले को और मॉडिफाई भी कर सकते हैं, जैसे ई सेल। अब देखो मैंने लिखा रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, तो ऐसा भी तो लिख सकते हैं रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड प्लस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड। बस वो रिडक्शन को ऑक्सीडेशन लिखते हैं ना, तो साइन चेंज हो जाता है। ये चीज तो तुम्हें पता होगी। जी सर। ठीक है, अच्छी बात है। चलिए, तो ये तो हमारे बेसिक थे। अब क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1, अगर सपोज करें हमारा E0 है, जिंक से जिंक 2+ जा रहा है 0.4 वोल्ट, एंड E0 है कॉपर से कॉपर 2+ जा रहा है 0.3 वोल्ट, तो E0 सेल क्या होगा? E0 सेल क्या होगा बताओ? वो 0.3 है। हाँ, 0.3 वोल्ट। पॉइंट 0.1 आ रहा है। अब देखो क्या हो रहा है, वैसे तो हमें पता है कि हमें ये पता होना चाहिए कि कौन एनोड है कौन कैथोड है। नहीं पता है तो हमें पता लगाने के हमारे पास टेक्निक्स है कुछ, जो मैं तुम्हें फ्यूचर में पढ़ाऊंगा। बट ये तो डेनियल सेल है, इसके बारे में तो हमें पता है। एनोड पे कौन है? जिंक। कैथोड पे कौन है? कॉपर, क्योंकि डेनियल सेल है, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने पढ़ा। तो अब देखो E0 सेल क्या होगा? SRP ऑफ कैथोड माइनस SRP ऑफ एनोड। अब E0 सेल क्या हमारा कैथोड, मतलब जो कॉपर है उसका रिडक्शन पोटेंशियल ही हमें गिवन है? नहीं, ऑक्सीडेशन गिवन है। ऑक्सीडेशन गिवन है ना, कॉपर से कॉपर 2+ की फॉर्म में गिवन है, मतलब ऑक्सीडेशन गिवन है, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा? -0.3। -0.3 माइनस साइन ऑलरेडी लगा दिया। क्या हमारा एनोड मतलब जिंक है, जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है? नहीं, उसका भी ऑक्सीडेशन नहीं, उसका भी ऑक्सीडेशन है, जिंक से जिंक 2+ की फॉर्म में दिया है, मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है, तो अगेन माइनस लगा देंगे। तो E0 सेल क्या आ गया? 0.1 वोल्ट। ये बात समझ आई सभी को या नहीं, कि कैसे रिडक्शन पोटेंशियल हमें देखना होता है हमेशा? ऐसा नहीं है आंख बंद करके वैल्यूज डाल दो, नहीं, उनको रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। हाँ सर, समझा। समझ में आ रही है सभी को? हाँ सर। ठीक है, चलिए नोट डाल के एक आध पॉइंट्स और लिखवा देता हूँ। सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनको अलग कलर से लिखते हैं हम लोग। पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है फॉर स्पॉन्टेनियस वर्किंग ऑफ सेल। ई सेल, देखो याद रखो मैंने ई सेल लिखा है, E0 सेल नहीं लिखा। ई सेल मस्ट बी ग्रेटर देन 0। ये तो तुम्हें पता ही होगा, कोई भी सेल होता है उसके ऊपर वोल्टेज लिखा होता है ना, कि कितने वोल्ट का सेल है। तो कभी -1 वोल्ट -2 वोल्ट ऐसे सेल थोड़ी मिलते हैं मार्केट में, हमेशा पॉजिटिव वोल्टेज वाले ही तो सेल मिलते हैं। बोलो। हाँ सर। तो कोई भी सेल हमारा काम तभी करेगा, स्पॉन्टेनियसली वर्किंग का मतलब सेल को काम करना है। सेल हमारा वर्किंग कंडीशन में तभी होगा जब उसका ई सेल क्या होगा? ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0। ठीक है। सेकेंड पॉइंट, इफ ई सेल इक्वल टू 0 वोल्ट,
then cell reaction is at equilibrium and it will not produce any energy and it is completely discharged. जब हमारा सेल हम काम कर रहे हैं तब तक उसका वोल्टेज क्या है, ग्रेटर देन जीरो. सपोज करो हमारे मोबाइल की बैटरी है, उसके ऊपर परसेंटेज लिखा आता है, मोबाइल की बैटरी के ऊपर परसेंटेज होता है ना कि अभी 50% बैटरी बची, अभी 40% बची. तो जब तक बैटरी परसेंटेज पॉजिटिव में है ना, तब तक हमारा सेल क्या करेगा, काम करेगा. मतलब ई सेल ग्रेटर देन जीरो है. जब मोबाइल बिल्कुल डिस्चार्ज हो गया, अब उसको हम लोग यूज में नहीं ले सकते, मतलब अब उसका ई सेल क्या हो गया, जीरो हो गया है. ठीक है, तो अब उसका ई सेल क्या हो गया है, डी जीरो हो गया है. ठीक, अब हम लोग आगे लिखते हैं थर्ड. इफ ई सेल नेगेटिव में है देन सेल रिएक्शन इज फिजिबल in opposite direction, means cell is charging. इसका मतलब क्या है, जैसे सपोज करो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास ऐसा है कि हमारा इधर सेल रिएक्शन है, इधर रिएक्टेंट है ना, और इधर प्रोडक्ट है. अब जब हम लोग बैटरी का यूज कर रहे हैं, मोबाइल की बैटरी का यूज करें, तब रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में जा रही है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में. हाँ सर. एक केमिकल एनर्जी हमको जनरेट हो रही है और उस केमिकल एनर्जी की हेल्प से हम लोग हमारे मोबाइल की बैटरी का यूज कर पा रहे हैं. ठीक है, जब हमारा बिल्कुल एकदम हमारा रिएक्शन रुक गया, मतलब जितना प्रोड्यूस होना था एनर्जी उतना प्रोड्यूस हो गया, मतलब हमारी बैटरी मोबाइल की बिल्कुल कंप्लीटली डिस्चार्ज हो गई, ई सेल जीरो हो गया. अब मुझे केमिकल एनर्जी को वापस रिस्टोर करना है, मतलब इस रिएक्शन को किस डायरेक्शन में फॉलो करवाना पड़ेगा मुझे, बैकवर्ड डायरेक्शन में. अब देखो फॉरवर्ड में तो ये स्पॉन्टेनियसली हो रही थी रिएक्शन, फॉरवर्ड में स्पॉन्टेनियसली हो रही थी, अपने आप केमिकल एनर्जी जनरेट हो रही थी, बट एक टाइम के बाद जनरेट होना रुक गई. बट अब जब इसको बैकवर्ड में ले जाएंगे तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, मतलब अपने आप तो नहीं होगी बैकवर्ड में. तो हमें कौन सी एनर्जी दे रहे हैं इसको बैकवर्ड में ले जाने के लिए, चार्ज कर रहे हैं ना बैटरी को, बैकवर्ड में ले जाने के लिए कौन सी एनर्जी दे रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं ताकि रिएक्शन बैकवर्ड में जाए और वापस से रिएक्टेंट बने, ताकि वो वापस से हमें प्रोडक्ट बना सके और केमिकल एनर्जी एक प्रोड्यूस कर सके. तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम रिएक्शन को बैकवर्ड में ले जा रहे हैं. तो देखो पहले जब इस डायरेक्शन में रिएक्शन चल रही थी तब इसका ई सेल पॉजिटिव था, अब रिएक्शन इस डायरेक्शन में चल रही है, मतलब रिएक्शन उल्टी हो गई, तो ई सेल क्या हो जाएगा, चार्जिंग के टाइम नेगेटिव हो जाए. समझे मेरी बात को या नहीं समझे, समझे. अब इस चीज को मैं लिख भी देता हूं ताकि तुम्हें थोड़ा आइडिया हो जाए. देखो ऐसे कि हमारा पहले रिएक्टेंट था, वो जा रहा है प्रोडक्ट में, है ना. जब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलती है ना, फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलती है तो हम लोग क्या बोलते हैं, सेल इज डिस्चार्जिंग. सेल डिस्चार्ज हो रहा है. सेल जब डिस्चार्ज होता है, जिसको हम लोग सेल का यूज करते हैं, तो ई सेल ग्रेटर देन जीरो है. जब रिएक्शन ऐसे जाती है बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो हम लोग बोलते हैं सेल इज चार्जिंग. हम लोग सेल को चार्ज कर रहे हैं, रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में चल रही है, इसलिए ई सेल क्या हो गया है, नेगेटिव हो गया है. और जब इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाता है, रिएक्शन में एकदम इक्विलिब्रियम आ गया है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ई सेल क्या हो गया है, जीरो. मतलब रिएक्शन ना ही फॉरवर्ड में है ना ही बैकवर्ड में, इक्विलिब्रियम आ गया है. समझ में आई बात, हाँ सर. ठीक है. अब आगे हम लोग बात करते हैं सेल नोटेशन, सेल रिप्रेजेंटेशन के बारे में. सेल को हम लोग लिखेंगे कैसे, बार बार ऐसा थोड़ी इतना बड़ा सेल बना देंगे, इतना बड़ा सेल थोड़ी बार बार बनाएंगे कैथोड एनोड बताने के लिए. उसका एक IUPAC रिप्रेजेंटेशन या सेल का नोटेशन होता है. तो वो क्या होता है, तो हम लोग हेडिंग डालते हैं, नहीं क्या, सेल रिप्रेजेंटेशन और सेल नोटेशन. इसके बाद भी तुम्हारा क्लास है क्या, जी सर. 11:30. ब्रो अच्छा डेली 3 क्लास हो रहा है तुम्हारा, है ना.
पर 3 तो नहीं हो रहा होगा डेली, क्योंकि मेरा तो 2 ही क्लास आ रहा है वीक में, तो फिर इससे कम हो गया होगा। और छुट्टी मिल गई ना, 2 मिल 2 दिन छुट्टी थी। अच्छा अच्छा अच्छा। अब देखो सेल को रिप्रेजेंट करने का मेथड क्या है। पहला पॉइंट क्या है कि हमेशा लेफ्ट साइड में एनोड को लिखना है, बीच में 2 वर्टिकल लाइन बनानी है, और राइट साइड में किसको लिखना है, कैथोड को लिखना है। ये वर्टिकल लाइन क्या है, सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज। ये जो वर्टिकल लाइन है हमारी, ये किसको रिप्रेजेंट करती है, ये रिप्रेजेंट करती है सॉल्ट ब्रिज को, ठीक है। सेकंड पॉइंट, इफ components are in same phase, then separated by comma, and if they are in different phase, then separated by क्या, सिंगल स्लैश वर्टिकल लाइन, है ना। जब अगर सेम फेज में है तो कॉमा से रिप्रेजेंट करेंगे, कॉमा से सेपरेट करेंगे, और अगर डिफरेंट फेज में तो वर्टिकल लाइन से। मतलब ऐसा होता है, ई अगर मान लो ऐसा लिखा है, ई Fe2 प्लस एक्वस से किस में जा रहा है, Fe3 प्लस एक्वस में, तो इसको किससे सेपरेट करेंगे, कॉमा से, क्योंकि सेम फेज में एक्वस एक्वस। अगर ऐसा है, जिंक सॉलिड से किस में जा रहा है, जिंक 2 प्लस एक्वस, तो किससे रिप्रेजेंट सेपरेट करेंगे, वर्टिकल लाइन, एक सिंगल वर्टिकल लाइन बनाकर, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्लियर है। हाँ सर। पॉइंट नंबर थर्ड इज the concentration of the solution and pressure of the gas is written in a small bracket immediately after the writing the substance। मतलब हमें ये सिंपल सी बात ये है कि अगर कोई भी सॉल्यूशन या फिर कोई भी गैस है तो उसके प्रेशर को या कंसंट्रेशन को हमें वहीं लिख देना है। कैसे, जैसे मान लो जिंक सॉलिड है और इधर जिंक 2 प्लस है, तो क्या लिख देंगे, एक्वस, और ब्रैकेट में वहीं लिख देंगे 0.1 m इसका कंसंट्रेशन है। या फिर कहीं लिखा है ECl2 गैस, तो यहाँ पर इसका प्रेशर लिख देंगे, गैस है तो 1 बार स्लैश Cl माइनस एक्वस, और कंसंट्रेशन जैसे 1 m है तो 1 m। समझ में आई बात, ब्रैकेट में वहीं लिख देंगे जहां गैस लिखा है उसके वहीं। हाँ सर। जैसे मान लो ये 3 ही पॉइंट है बस रिप्रेजेंटेशन के। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं ऐसा लिखता हूँ, पूरा सेल रिप्रेजेंटेशन कैसा, कॉपर सॉलिड, फिर कॉपर 2 प्लस एक्वस कॉमा 0.2 m, फिर वर्टिकल लाइन बनाई 2, फिर Cl2 गैस कॉमा 2 बार प्रेशर, फिर Cl माइनस एक्वस कॉमा 1 मोलर कंसंट्रेशन, फिर लास्ट में कार्बन सॉलिड, है ना। अब देखो क्या है सीन, ये इधर वाला पोर्शन कौन है और इधर वाला पोर्शन कौन है, ये कौन है, एनोड, एनोड होगा, और बीच में और सॉल्ट वो ब्रिज, और कैथोड। ये कौन है, कैथोड, है ना। ये कौन है, ये कैथोड है ना, ऐसा लिखते हैं। अब देखो अगर एनोड या कैथोड में कोई भी सॉलिड का रॉड हो तो ठीक है, अदरवाइज अगर सॉलिड का रॉड नहीं होता, जैसे Cl2 गैस और Cl माइनस एक्वस था, तो कुछ भी सॉलिड नहीं था, तो हमको क्या लेना पड़ा, एक इनर्ट रॉड लेना पड़ा, कार्बन सॉलिड मतलब ग्रेफाइट का एक इनर्ट रॉड लेना पड़ेगा। रॉड तो होना ही चाहिए, रॉड के बिना रिएक्शन नहीं होगा,
क्योंकि हम किस में कनेक्शन देंगे, रॉड में ही कनेक्शन देंगे, ठीक है। तो एक मुझे रॉड लिखना पड़ेगा। रॉड देखो हमेशा कहाँ लिखे जाते हैं, रॉड हमेशा या तो अगर कैथोड साइड पे है तो राइट मोस्ट में, राइट मोस्ट टर्मिनल पे लिख दो, सबसे लास्ट में राइट साइड में। और अगर एनोड साइड में है रॉड, इनर्ट रॉड, तो कहाँ लिखेंगे उसको, लेफ्ट साइड। लेफ्ट मोस्ट साइड पे लिख देंगे, है ना। अब देखो रिएक्शन हमेशा इसी फ्लो में लिखना है, हमें इसी फ्लो में लिखना है। देखो अगर हम लोग इसको इधर से इधर देखें तो ऑक्सीडेशन वाला फील आ रहा है, कॉपर से कॉपर 2+। हाँ सर। हाँ सर। तो इसी फ्लो में लिखना है कि हम लोग इधर से इधर देखें तो ऑक्सीडेशन वाला फील आना चाहिए। सेम ऐसे ही इसमें भी इसी फ्लो में लिखना है, इधर से इधर देखें तो रिडक्शन वाला फील आ रहा है, Cl2 से Cl-। हाँ सर। तो ये मेरे लिखने का मेथड रहेगा। समझ में आई मेरी बात? यस सर। चलो अच्छी बात है। क्या मतलब रिप्रेजेंटेशन को लिखना कैसे होता है, कैथोड एनोड, कैथोड एनोड लेफ्ट साइड में, कैथोड राइट साइड में। अगर इनर्ट इलेक्ट्रोड है, अगर कैथोड साइड में तो राइट मोस्ट साइड पे लिखो, एनोड में इनर्ट इलेक्ट्रोड है तो लेफ्ट मोस्ट साइड पे लिखो, कंसेंट्रेशन लिख देना है। और वर्टिकल लाइन कब बनानी है, कॉमा कब बनाने हैं, कंसेंट्रेशन कहाँ लिखनी है, प्रेशर कहाँ लिखना है, ये सब क्लियर है? जी यस सर। सर। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर हम लोग तुमको फ्री कर देंगे। क्वेश्चन क्या है? सर हाँ ये इनर्ट रॉड कब लिखना है, एक बार फिर से बताइएगा। अरे तो जैसे मान लो इधर जो एनोड वाला साइड था, मतलब इनर्ट रॉड का यूज कब होगा? वैसे तो देखो क्वेश्चन में दिया ही होता है रिप्रेजेंटेशन, ये तो मैंने ऐसे ही बता दिया है ना। वैसे तो क्वेश्चन में रिप्रेजेंटेशन दिया ही होता है। देखो यहाँ पर तो क्या था, एनोड साइड में तो कॉपर सॉलिड दिया हुआ था, मतलब कॉपर का रॉड था। बट कैथोड साइड में तो देखो सिर्फ एक गैस है, एक एक्वस है, रॉड तो है ही नहीं ना। तो उसके पास तो रॉड ही नहीं है, तो रॉड हमारे को लगाना पड़ेगा। तो हमने किसका रॉड लगा दिया, इनर्ट रॉड लगा दिया। एक तरह से एक वो मीडियम का काम कर रहा है ना, बीच में रॉड लगाना जरूरी है। ठीक है सर। अब जैसे मान लो एक क्वेश्चन मैंने लिखा, सपोज करो कोई मेरे पास एक्स सॉलिड है, वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, X3+ एक्वस में। उसका कंसंट्रेशन मान लो कितना है, 0.1 m ही मान लो, है ना। फिर 2 एरो, फिर मान लो एक है मेरा Y2+ एक्वस है, वो 0.01 m है उसका कंसंट्रेशन, और वो Y सॉलिड में जा रहा है। ये मेरा दे रखा है ये सब कुछ मेरे को, है ना। और इसके अलावा हमें और क्या गिवन है, हमें गिवन है E0 गिवन है किसका, X से X3+ का 4 वोल्ट, है ना। और E0 गिवन है Y से Y2+ का सपोज करें 2 वोल्ट। अब हमें क्या क्या पता लगाने हैं ना, हमें पहली चीज पता लगानी है E0 सेल क्या होगा, दूसरी चीज पता लगानी है नेट सेल रिएक्शन कैसी दिखेगी, तीसरी चीज पता लगाना है Q क्या होगा, Q मतलब रिएक्शन क्वोशिएंट, वो क्या होगा। बताओ जल्दी से बता दो। E0 तो 2 वोल्ट होगा। अच्छा हाँ 2 वोल्ट। हाँ E0 2 वोल्ट आ रहा है। अच्छी बात है, E0 तुम्हारा 2 वोल्ट आ गया था। Q 1.96 आ रहा है। सेल रिएक्शन है 2x plus 3y2 plus arrow 2x3 plus 3y solid। ठीक है, सेल रिएक्शन ठीक है। रिएक्शन क्वेश्चन क्या बताया, 1.96। नहीं देखो
मैं बताता हूँ ना, क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक जो मेथड है वो क्या है ना। पहली चीज तो जैसे इससे पहले जो क्वेश्चन किया था ना हमने, उसमें कैथोड एनोड कैसे आइडेंटिफाई किया। अरे हमें पता था डेनियल सेल है, कॉपर ही मेरा कैथोड होता है, जिंक ही मेरा एनोड होता है। दूसरा तरीका, अगर क्वेश्चन में सेल रिप्रेजेंटेशन लिखा हो या आईयूपीएसी सेल रिप्रेजेंटेशन गिवन हो, तब उस केस में हम लोग क्या बोलेंगे, लेफ्ट साइड वाला एनोड, लेफ्ट साइड side वाला वाला एनोड है और जो राइट मोस्ट वाला है वो कैथोड है। तो देखो दो मेथड होते हैं, या तो सेल रिप्रेजेंटेशन गिवन है, सेल रिप्रेजेंटेशन गिवन है तो हमें दिमाग ही नहीं लगाना, जो लेफ्ट है वो एनोड, जो राइट है वो कैथोड है। अब इसके अलावा क्या होता है, कभी कभी कुछ भी नहीं गिवन होता है, तो उस केस में हमें खुद से ही निकालना होता है कौन सा कैथोड है कौन सा एनोड। तो उसको तो हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से बताएंगे, वो तो हम लोग जब पढ़ेंगे तब की बात है, बट अभी के लिए इतना ही है। तो अगर मैं देखो अब अगर हम लोग बात करें कैथोड एनोड हमें पता पड़ेगा, तो ई नॉट सेल क्या होगा, एसआरपी ऑफ कैथोड माइनस एसआरपी ऑफ एनोड। कैथोड कौन है, कैथोड है हमारा वाई, वाई का क्या एसआरपी गिवन है हमें, -2। एसओपी गिवन है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है, इसलिए माइनस करा। सेम ऐसा इधर भी यही होगा, क्योंकि देखो हाँ सर, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है। तो ई नॉट सेल क्या हुआ, 2 वोल्ट। वोल्ट। अब देखो रिएक्शन लिखो, रिएक्शन लिखो, रिएक्शन क्या होगी, एट एनोड, एनोड पर कौन है, एनोड पर मेरा एक्स है, तो एक्स का ऑक्सीडेशन होगा एनोड पर, एक्स गिव्स X3+ + 3 इलेक्ट्रॉन। हाँ सर, ऐसे ही एट कैथोड क्या होगा, रिडक्शन होगा किसका, रिडक्शन Y होगा का। Y2P। क्या यहाँ पर इलेक्ट्रॉन सेम है, नहीं सर, नहीं है सेल, सेम करना। तो सेम करना हमें पड़ेगा। सेम कैसे होगा, इसको और 2 नीचे 3। नीचे, तो और नीचे रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन सेम होने चाहिए। देखो ओवरऑल सेल रिएक्शन क्या आई, 2x + 3y 2 प्लस गिव्स, यहाँ पर है ना इक्विलिब्रियम का साइन लगा देता हूँ क्योंकि ये भी इक्विलिब्रियम वाले रिएक्शन होंगे ऐसे, प्लस 2x 3+ + 3y, ऐसा ही होगा। हाँ सर, ये मेरा इक्विलिब्रियम वाला रिएक्शन आ गया। अब देखो रिएक्शन कोशेंट की बात कर रहा है ये, रिएक्शन कोशेंट क्या होगा, तो रिएक्शन कोशेंट मतलब Q एक तरह से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही होता है वो, बट एनी टाइम डिफाइन होता है। तो x3+ की पावर में 2 और नीचे y2+ की पावर में 3, वो बाकी तो सॉलिड उनको तो नहीं लिखेंगे। हाँ सर। इसका कंसंट्रेशन है 0.1 का स्क्वायर, इसका कंसंट्रेशन है 0.01 का क्यूब, कंसंट्रेशन यही तो गिवन है, देखो बोलो। हाँ सर, हाँ ये कितना आएगा, 10⁻⁴ हाँ 4, समझ गए। 4। यस सर। हाँ सर, हाँ सर। चलिए अच्छी बात है, अगर समझे तो अच्छी बात है। अब नेक्स्ट क्लास हमारा नेक्स्ट वीक में ही होगा। हाँ सर, होमवर्क क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से एक्सरसाइज 1 बोथ पार्ट, तुम्हें मैंने कोऑर्डिनेशन का शीट सेंड कर दिया है। जी सर। अच्छा उसमें सेक्शन है तो सही ना, DEF में लिख तो दिया है मैंने, जी तक है। EFG, ठीक है, तो ना फिर तो जी भी कर ही लूं। तो ये वाले डिस्कस, देखो मैंने पहले दिया था ABC, अब दिया है DEFG, तो एक्सरसाइज 1 पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीक में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ठीक है सर। सर आपने जब सेल पोटेंशियल के बारे में बात किया था, तो जो SRP ऑफ